नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे सर्दियों में दुधारू पशुओं की देखभाल को लेकर, और इसके साथ ही आपको बताएंगे हमारा जो आज का दूसरा विषय रहेगा सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल और फार्म प्रबंधन। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय सर्दियों के लिहाज से यानी मौसम के लिहाज से तमाम हमारे पशुपालक या मुर्गी पालकों की अगर बात की जाए किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। इसके साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क नंबर हैं, टोल फ्री नंबर, जिन पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और इसके लिए चलिए अब आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीत शर्मा जी। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार में। नमस्कार। और इसी के साथ आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हिमांशु पांडे जी भी। आप सह प्राध्यापक हैं RPS कॉलेज कानपुर में। आज के हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। डॉक्टर हिमांशु पांडे जी, सहायक प्राध्यापक RPS कॉलेज कानपुर। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पांडे आपका भी। धन्यवाद। तो देखिए आज बताया हमने आपको, और सबसे पहले आइए बात करते हैं सर्दियों में जब हम पशुओं की देखभाल की बात करते हैं या किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है किस तरह का असर हमारे जो पशु हैं उनकी सेहत पर पड़ता है। इस बारे में डॉक्टर संजीत आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब पशुओं की सेहत की बात हम करते हैं और खासतौर से दुधारू पशुओं की अगर बात की जाए, किस तरह का असर या प्रभाव हम मान सकते हैं उनकी सेहत पर पड़ता है? देखिए, पशु के ऊपर जो है जिस तरह से ठंड बढ़ती जाती है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है जी। इसके लिए हमें कम से कम 5 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला है इसमें आवास, दूसरा है आहार, तीसरा है उसके अंदर पानी के प्रबंध, चौथा है क्लीनलीनेस और पांचवा है एक्सरसाइज जी। तो सबसे पहले जैसे अगर हम आवास की बात करें तो आवास इस तरह का होना चाहिए कि चारों तरफ से जो है कवर्ड हमें रखने की जरूरत है, जिसमें आप किसी जूट बैग से या किसी प्लास्टिक के मोटे उससे कपड़े से जो है उसको ढक सकते हैं। और उसको कंप्लीट बंद नहीं करना है, थोड़ा वेंटिलेशन हमें उसमें रखना पड़ेगा ताकि जो अंदर जो गैस वगैरह होती है वो बाहर निकल सके और प्रॉपर वेंटिलेशन हो। इसके अलावा पशु को अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो कोशिश करें कि जब भी धूप निकले और सूरज को दिखाएं और पशु को बाहर ले जाएं। और ज़्यादा ठंड हो तो पशुओं को भी अगर बोरी से ढका जाए तो बेहतर होता है, या किसी कंबल से भी ढक सकते हैं जी। दूसरी जो बात है वो हमारा होता है आहार। आहार में रिक्वायरमेंट जो है बैलेंस डाइट हमें देनी होती है, और इसके तहत जो मुख्य रूप से जो है प्रोटीन की मात्रा हमें थोड़ी, जैसे ग्रेन्स है करीबन 40%, 30 से 32-35% तक हमें जो है दूसरे जैसे कॉटन सीड केक वगैरह हो गया वो लेना होता है जी। और 25% जो है हमें जैसे छिलका है वो हम ब्रान जो बोलते हैं उसको ले सकते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो आवास और आहार हैं। इसके बारे में विस्तार से आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डालेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। शुरू हो चुकी है, ऐसे में जरूरी है कि पशुपालक अपने पशुओं की उचित देखभाल करें। सर्दी में पशुओं की सही तरीके से देखभाल करने से उनकी दूध देने की क्षमता अच्छी बनी रहती है। ठंड के कारण पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता अक्सर कम हो जाती है। जिन पशुओं ने अभी जन्म लिया है उन्हें हाइपोथर्मिया, निमोनिया और डायरिया आदि रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। पशुओं में बीमारी के कुछ खास लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो बीमार पशु चारा खाना बंद कर देते हैं और जुगाली करना छोड़ देते हैं। पशु सुस्त रहने लगता है, चलने फिरने में पशु को परेशानी होती है। पशुओं के शरीर के तापमान में लगातार गिरावट होने लगती है। ठंड में पशुओं को कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे अफरा रोग। ठंड के मौसम में पशुओं को जरूरत से अधिक दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम व अधिक मात्रा में अन्न व आटा, बचा हुआ बासी भोजन खिलाने के कारण ये रोग होता है। इसमें जानवर के पेट में गैस बन जाती है और बाईं कोख फूल जाती है। बदलते मौसम में पशुओं को ठंड से बचाने के तरीके अपनाएं। उन्हें संतुलित आहार दें। तालाब से पशुओं को दूर रखें। खीस पिलाकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। वयस्क व बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। गौशाला को नमी और सीलन से बचाएं। पशुओं के रहने के स्थान में सूरज की भरपूर रोशनी आने दें और जहां तक संभव हो पशुओं को गुनगुना और ताज़ा पानी ही पिलाएं।
तो जाना आपने किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी सर्दियों के इस मौसम में, जिससे जो पशु है वो निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसके साथ ही जो किसान मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वहाँ भी कई तरह के बदलाव की आवश्यकता है, वहाँ भी उचित प्रबंधन आपको अपनाना बेहद ज़रूरी है। और इस बारे में जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं डॉक्टर हिमांशु पांडे का। डॉक्टर पांडे, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं मुर्गी पालन क्षेत्र की, लेकिन सर्दियों का जो मौसम है किस तरीके से प्रभावित करता है ये मुर्गियों को और खासतौर से जो फार्म है उनको? लेकिन निश्चित तौर पर जो सर्दी का मौसम होता है इसमें हमारी मुर्गियां काफी दिक्कत में आती हैं। इसके लिए बेहतर है, क्योंकि इस समय जब हम मुर्गी पालन कर रहे होते हैं ठंडक में, तो अधिक आप उनसे उत्पादन ले सकते हैं। यदि मांस के लिए पाल रहे हैं या अंडे के लिए भी पाल रहे हैं तो उनसे अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको ठंड से बचाना आवश्यक होता है। तो जो उसका आवास है, शेड जो बना होता है, शेड को हम पर्दे से, क्योंकि जालियां लगी होती है दोनों तरफ, तो हम शेड को पर्दे से कवर करके रखें। अभी तो तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रात में जा रहा है। तापमान जब और थोड़ा नीचे जाएगा 6 डिग्री 7 डिग्री, तो पर्दों को हम बिल्कुल कवर कर दें, थोड़ी सी जगह दें जिससे कि गैस वगैरह न बनने पाए फार्म के अंदर और पूरा अच्छे से गर्मी बने। उसके अंदर ये है कि हमको ब्रूडर, इस समय जो भी चिक्स आएंगे पोल्ट्री हाउस के अंदर, उनको हमें ब्रूडिंग अच्छे से कराना होता है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम की आवश्यकता शुरुआत में होती है। तो इसके लिए आप गैस ब्रूडर या इलेक्ट्रिक ब्रूडर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखें। सुबह के समय जो हमारे चूजे होते हैं उनकी डिलीवरी मोस्टली होती है अर्ली मॉर्निंग में। बच्चों को आने के पहले आप अपने फार्म में टेम्परेचर मेंटेन रख लें। उसके साथ साथ आते ही बच्चों को एनर्जी वाली, चाहे गुड़ का पानी दें या ग्लूकोज का पानी दें या चीनी का पानी मिलाकर दें, जिससे कि उनके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाए। और एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले, जैसे डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने बताया, ऊर्जा वाले आहार की आवश्यकता हमें मुर्गियों को भी होती है। यही तापमान का हमें ख्याल रखना होगा। और जैसे आपने कहा कि शरीर में ऊर्जा का संचार जो है वो लगातार होना चाहिए, जिससे जो हमारे चूजे हैं वो भी आने वाले समय में स्वस्थ रह सकें। आगे भी आपसे डॉक्टर हिमांशु हम जानकारी लेंगे विस्तार से, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। मुर्गी पालन मुनाफे का व्यवसाय है और देश में बड़ी संख्या में लोग मुर्गी पालन के काम में लगे हैं। सर्दियों में न सिर्फ मुर्गियों की खास देखभाल करना जरूरी है, बल्कि फार्म का प्रबंधन भी सही से किया जाना जरूरी है। मौसम के अनुसार मुर्गियों की देखभाल जरूरी है। ठंड के मौसम का अंडा उत्पादन पर असर न पड़े, इसके लिए मुर्गियों को ठंड से बचाएं। इसके लिए बाड़े की बगलों पर मोटे टाट से बने पर्दे इस तरह लगाएं कि ठंडी हवाओं की झोंकों से मुर्गियों को बचाया जा सके। सर्दी में पहले ही मुर्गियों के बाड़े की मरम्मत करवा लें। मुर्गियों को ज्यादा ठंडा पानी ना देकर गुनगुना पानी पिलाएं। सर्दियों में मुर्गियों की भूख बढ़ जाती है, ऐसे में उनके दोने हमेशा दाने से भरकर रखें। आमतौर पर एक संकर मुर्गी को रोजाना 110 से 140 ग्राम दाना जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिलने पर अंडों की संख्या और वजन में कमी आती है। मुर्गियों के बाड़े में बिछा भूसा सूखा होना चाहिए। उस पर पानी रिस जाए तो तुरंत गीला बिछावन हटाकर वहां सूखा बिछावन डाल दे, नहीं तो मुर्गियों को ठंड लग सकती है। मुर्गियों के बाड़े का रोजाना निरीक्षण करें। सुस्त मुर्गियों की पशुओं के डॉक्टर से जांच करवाकर उन्हें दवा दें। इसके अलावा मुर्गी घर में साफ सफाई भी रखें, इससे मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। तो जाना आपने किस तरीके से साफ़ सफाई का ख्याल रखकर भी जो हमारी मुर्गियां हैं वो स्वस्थ रह सकती हैं, और ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे हम अपनी बात करते हैं या पशुओं की बात करते हैं। साफ़ सफाई का अगर हम ख्याल रखेंगे तो बेहतर हमारे लिए रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है, तापमान जो है लगातार गिरता जाता है, तब कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना होगा। और खासतौर से डॉक्टर संजीत, अगर जैसे आपने बताया आहार जो है, क्योंकि जो हमारा पशु है उसको भी आवश्यकता रहती है कि ऊर्जा युक्त आहार जो है उसको मिले, जिससे शरीर में जो गर्मी है वो बरकरार रह सके। बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे हैं खास तौर पे न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनको कोलोस्ट्रम फीडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। हमने अक्सर देखा है कि पशुपालक जो है ब्याने के बाद जैसे जेर नहीं गिरता, प्लेसेंटा अगर नहीं निकलता है तो वो वेट करता है और वो कोलोस्ट्रम फीडिंग नहीं करता है। और कभी कभार तो वो 24 घंटे तक
बच्चे को शुरू का जो कोलेस्ट्रम है वो नहीं दिया जाता है। उससे उस बच्चे के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप नहीं हो पाती और वो बच्चे कमज़ोर होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं 6 घंटे के अंदर, बल्कि 4 घंटे से पहले ही उस बच्चे को कोलेस्ट्रम दे दिया जाना चाहिए। और जब भी कभी दस्त की शिकायत हो, ठंड लगने की शिकायत हो, कोई भी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो, थोड़ा सा तापमान अगर पशु का, उसका बच्चे का या बढ़ गया है तो उसका खास ध्यान रखना जरूरी है और डीवर्मिंग रेगुलर करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण कि लगातार देखिए हमारे जो पशुपालक हैं लक्षण भी आप देखते रहेंगे। अगर आपको पशु की सेहत सही नहीं लग रही है, किस तरह के लक्षण हैं, तो ज़रूर पशु चिकित्सा से संपर्क करें। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, भैंस पालना किसी जी देवकरण जी। जी जी, भैंस पालने के लिए अच्छी नस्ल के बारे में जानना चाहता था। चलिए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीत और जानना चाह रहे हैं कि भैंस ही पालना चाहते हैं, कौन सी अच्छी नस्ल रहेगी? देखिए, भैंस जो है बफेलो में सबसे जो बेहतर नस्ल है वो मुर्रा ब्रीड की है। इसका निकास रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हुआ है और अभी तो ये फ़िलहाल सब जगह उपलब्ध है और ये बेस्ट ब्रीड है और इसका दूध उत्पादन भी सबसे बेहतर होता है। इसकी थोड़ी पहचान आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसके कोई शरीर में कोई भी वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए। केवल एक जो पूंछ का जो जुग्गा होता है, सबसे नीचे जो लोएस्ट पार्ट है, वहाँ पे सफ़ेद बाल होते हैं, अदरवाइज कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। सींग जो है बिल्कुल एकदम गोल आकार में मुड़मा होते हैं और बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की होती है। और दूसरा, इसकी अगर जैसे नस्ल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी भी अगर इसकी स्किन जो है, इसकी जो चमड़ी है, अगर थोड़ी पतली होती है वो दूध उत्पादन थोड़ा बेहतर देती है। बाकी उसकी अडर को देख करके आप भैंस का चयन कर सकते हैं कि इसमें कौन सी भैंस जो है ज़्यादा बेहतर दूध दे सकती है। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। देखिए, लक्षण जो हैं डॉक्टर संजीत ने बताया किस तरीके से आप अच्छी उन्नत नस्ल की पहचान भी कर सकते हैं। मुर्रा नस्ल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है अच्छे दूध उत्पादन के लिए भी। यहाँ डॉक्टर हिमांशु, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो आवास है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। ऊर्जा जो है वो लगातार जो मुर्गियाँ हैं या चूज़े हैं उन तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन और किस तरीके से एक जो मुर्गी पालक है, जो हम कह सकते हैं अपने घर के आंगन में भी करते हैं, लोग बैकयार्ड में भी करने लगते हैं या बड़े फार्मों में भी करते हैं, वहां पर किस तरीके का परिवर्तन उन्हें करना होगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई फार्मर है जो कि अपने मुर्गियां बैकयार्ड में फार्मिंग करना चाह रहा है, छोटा हमारा किसान है और मुर्गी पालन करना चाहता है, तो उसको अपने घर के आंगन के पीछे भी वो मुर्गी पालन कर सकता है। इसकी कुछ प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को रखे। बस ठंड का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो बैकयार्ड में प्रजातियां पाई जाती हैं आमतौर पर जो अपने नॉर्थ इंडिया में पाल सकते हैं, उन प्रजातियों में आपकी वनराजा, गिरराजा, असील है, उन मुर्गियों को आसानी के साथ पाला जा सकता है और ये बैकयार्ड के लिए अच्छी मुर्गियां मानी जाती हैं। तो इनको आप रख सकते हैं। इनका रखरखाव भी बहुत अधिक नहीं होता है। आपके घर का जो भी वेस्टेज, जो भी खाना आपका निकलता है, वो आप इनको डाल सकते हैं, उससे इनको एनर्जी मिल जाएगी। सारी चीजें जो भी हम लोग खाते हैं उनको ये डाल दिया जाता है, बचा कुचा खाना, तो उससे इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहती है। तो बहुत विशेष केयर की जरूरत बैकयार्ड पोल्ट्री के जो मुर्गी होती है उनको आवश्यकता नहीं होती है। पर थोड़ा ठंड से बचाने के लिए हम यदि एक कोई भी उनके लिए लोहे का जाल सा बनवा दें, उसमें रखें, तो उसको थोड़ा समय ढक के रखना चाहिए। ठंड के मौसम में, रात के समय में थोड़ा उन पे ठंड का असर ना हो ज्यादा, क्योंकि यदि शुरुआत में छोटे बच्चे हैं 10-15 दिन 20 दिन के, तो उनकी मृत्यु कहीं न कहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, खासतौर से ये एक महत्वपूर्ण विषय भी रहता है जब मृत्यु दर की बात करते हैं, चीजों की बात की जाए। इसके बारे में भी आगे आपसे और विस्तार से डॉक्टर हिमांशु पांडे में जानकारी यहाँ लूंगा। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में पशुओं के रखरखाव की और साथ ही मुर्गियों की देखभाल और उनके फार्म प्रबंधन की। अब आइए लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं भंवर सिंह जी? हेलो हेलो भंवर सिंह जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। 4 साल की बछड़ी है, एचएफ नस्ल की बढ़िया है, क्रॉस नहीं हुई अभी तक, क्रॉस नहीं हुई होती वो। चलिए, बिल्कुल सवाल आपका हमारे जो विशेषज्ञ सुन चुके हैं। डॉक्टर संजीत, क्या इनको अब कराना सही रहेगा? देखिए, सबसे पहले जो बेसिकली उसको डीवर्मिंग करने की जरूरत है, पेट के कीड़े की दवा उसको पिलाई जाए। इसके अलावा जो भी मिनरल मिक्सचर होता है रेगुलर उसका सेवन उसको देना पड़ेगा। 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूस जो है 50 ग्राम डेली की किसी भी उससे आप ले सकते हैं, किसी भी जो है कंपनी का। इसके अलावा जो है मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 4 साल की हो गई है, प्रॉपर अगर उसका डेवलपमेंट हो गया है तो एक बार नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जा करके उसकी जांच करवा लें, ताकि उसके जनांग जो हैं, उसकी जो पूरा जो यूट्रस है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गया है कि नहीं। क्योंकि अगर वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो पशु जो है वो ना हीट में आएगा, ना ही वो बच्चा देने के लिए रेडी होगा। जी, तो बेटर है कि अगर उसकी एक बार जांच करा लें और मिनरल मिक्सचर और डीवर्मिंग का एक बार जरूर आप वो शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये हम उपाय मान सकते हैं जिनको आपको अपनाना होगा। जैसा डॉक्टर संजीत ने कहा कि देरी बिल्कुल मत कीजिए। जो आपके निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे ज़रूर एक बार आप सलाह ले लें। जो अपने पशु है उसकी जांच अवश्य कराएं। तो ये कुछ ऐसी सावधानी है जो आपको बरतनी होगी। साथ ही डॉक्टर संजीत, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आहार को लेके आप हमें बता रहे थे, जो नवजात हैं या उससे पहले हम बात करते हैं जो गर्भित पशु हैं, उनके लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जो गर्भित पशु है उसके लिए भी, प्लस में जो प्रोडक्शन में है दूध अभी दे रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि हम कहते हैं कि जो भाट है वो करीबन लीटर के हिसाब से होता है कि वो पशु कितना दूध देता है। तो अगर हम माने कि 20 लीटर दूध दे रहा है तो उसका एक जो है 2.5 पे 1 किलो बाट बनता है। 2.5 किलो दूध पे 1 किलो बाट, तो 20 किलो का है तो उसका करीबन 8 किलो बाट बनता है। और 8 किलो बाट में अगर 1 किलो और बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 9 किलो हमें पर डे देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सर्दी में उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है मिनरल मिक्सचर जो है इसमें ज़रूर ऐड करें 40 से 50 ग्राम डेली। और नमक की मात्रा भी, जो सेंधा नमक है या जो नमक का एक जो मिलता है वो ज़रूर उसको पशु को जो है अवेलेबल होना चाहिए रेगुलर। जी बिल्कुल, देखिए इसकी उपलब्धता आपको करानी होगी। और खासतौर से जब हम उपलब्धता की बात करते हैं आहार के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण। डॉक्टर हिमांशु, अगर मुर्गियों की हम बात करते हैं यहाँ पर आहार के लिए अगर हम बात की जाए, किस तरीके की जो उपलब्धता है वो एक मुर्गी पालक को रखनी चाहिए? शुरुआत में जैसा आपने बताया कि चूज़े हैं उनके लिए तो हमें क्या करना होगा, लेकिन जो मुर्गियाँ हैं, क्योंकि अब कई अच्छी नस्ल में प्रजातियाँ भी अच्छी हैं जिनमें अमूमन मुर्गी पालकों को लगता है शायद ज़्यादा रोग बीमारी की संभावना नहीं है, लेकिन आहार की जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या शामिल करना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आहार की जहां तक बात है, यदि मुर्गी पालन कोई शुरू कर रहा है तो मैं कहूंगा कि शुरुआत में तो आप आहार बाजार से खरीद लें। फिर जैसे जैसे आपका डेवलप होने लगे तो आप अपने घर में कम से कम मक्का और कंसंट्रेट तैयार बाजार में मिलता है, दोनों को रखिए। मक्का की मात्रा 60% और कंसंट्रेट 40%, दोनों को मिला के आप अपना तैयार कर सकते हैं। और जब हमारे बच्चे 15 दिन से ऊपर के हो जाते हैं, उनका वजन तकरीबन 500 से 550 ग्राम पहुंच जाता है, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। मक्का कंसंट्रेट जो बनाया हुआ आहार है, इसमें आपको क्या होगा कि जो आपकी आहार की लागत है वो तकरीबन 400 रुपए प्रति क्विंटल कम हो जाती है। और वैसा जो नॉर्मल आहार आता है उसमें मक्का की मात्रा, मक्का है, ज्वार, बाजरा, कोई भी एक अनाज वाला आहार 25 से 30% तक। उसके अलावा आपका जौ, गेहूं की भूसी वगैरह 10 से 15% तक। फिर खली, मूंगफली की खली है या कॉटन सीड केक है, कोई भी खली 20-25% तक रखते हैं। उसके अलावा फिश मील, मीट मील, मांस का चूर्ण है, मछली का चूर्ण है, और उसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस और नमक की मात्रा, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो बाजार से हमारा आहार बना बनाया होता है। जब हमारा मुर्गी पालक 1-2 बैच निकाल लेता है, या तो मांस के लिए पाल रहा है या अंडे के लिए, तो फिर वो अपना घर में भी आहार बनाता है।
तो तकरीबन उसकी 20% तक की कास्ट जो है वो कम हो जाती, क्योंकि आहार पे ही खर्चा मुर्गी पालकों का 65 से 70% आता, सबसे अधिक खर्चा। जी बिल्कुल, ये बेहद जरूरी, यानी जो लागत है खिला सकते हैं जी, मुर्गी पालन में हमें आहार ही खिलाना पड़ता है, खर्चा ज्यादा आता है। तो इसको यदि हम घर में बनाने की कोशिश करें, अपने यहाँ छोटी चक्की रख लें और 15-20 दिन के पश्चात यदि आप हमें मक्के का और कंसंट्रेट का मिला हुआ आहार देते हैं तो आपकी आहार की लागत कम हो जाएगी और वो आपकी मुनाफे में बदल जाएगी। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी कि लागत जो है उसको कम किया जाए, मुनाफे को बढ़ाया जाए, और जैसे आपने कहा कि घर में ही कर सकते हैं। और ये जो तमाम उपज है इसको भी अगर किसान चाहें तो बेहतर दाम इनको बाजार में मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में नए कृषि कानून आए हैं जिसके जरिए अपनी जो फसलें हैं उस पर उचित भाव किसानों को मिल सकेगा। आइए इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसी अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी मिली है, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने से विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जाना आपने कृषि कानून के बारे में, यहाँ पर लगातार देखिए जानना बेहद ज़रूरी कि क्या किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सरकार लगातार उन्हीं के हित में अलग अलग कदम उठा रही है, प्रयास लगातार कर रही है जिससे किसानों की लागत कम हो सके और मुनाफा बढ़ सके। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका गिरजा शंकर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, प्रणाम। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। सर हमने 1 महीने पहले एक भैंस ली थी जी, और सर उसको जो है कीचड़ बहुत आता है आंखों में जी, और एल्बिंडा जाल वगैरह भी खिलाए और कुछ लोग बताए कड़वा तेल वगैरह डालो कान में, तो ये भी किए, लेकिन उसके बाद भी जी बंद नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, लक्षण ये कुछ बता रहे हैं डॉक्टर साहब। आंखों में जो चीचड़ आता है जी, बेसिकली उन्होंने एल्बेंडाजोल की दवाई पिला दी है। ये भी एक मुख्य कारण होता है, जो पेट के कीड़े होते हैं उसकी वजह से आता है जी। एक काम और कर सकते हैं कि नॉर्मल किसी भी केमिस्ट की शॉप पे एक बोरिक एसिड के नाम से पाउडर मिलेगा, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। उस पाउडर को आप आंखों में दिन में सुबह शाम डालें और उसको डायरेक्ट भी आप चुटकी लेके आप उसकी आईज में डाल सकते हैं, या फिर थोड़े से पानी में उसको मिक्स करके और एक तरह के ड्रॉप्स बना के उसको डाला जा सकता है। डीवर्मिंग जो उन्होंने की है, मैं चाहूँगा कि जैसे 21 दिन बाद वो डीवर्मिंग जो है दूसरे सॉल्ट से, फेनबेंडाजोल से एक बार रिपीट कर दें। जी बिल्कुल, तो ये 2 कार्य अगर आप करेंगे तो इस चीज़ से आपको आराम मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। यहाँ डॉक्टर हिमांशु आपसे भी हम जानना चाहेंगे लगातार, क्योंकि अब सर्दियों का जो मौसम है इसमें हम देखते हैं अंडे या मांस की अगर बात की जाए तो खपत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाजार से मांग निकल कर आती है और इस मांग की लगातार पूर्ति होती रहे, ये खासतौर से मुर्गी पालकों को इस बात का ख्याल रखना होता है। कैसे लेकिन पूर्ति जो है उस सुचारू रूप से की जा सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पर जहां तक बात है, यदि आप मुर्गी पालन अच्छे से करेंगे, अपने जो भी आपके बच्चे हैं चूजे, उनको सर्दी के मौसम में सर्दी से उनका बचाव करेंगे। यदि आपको लग रहा है आपने आज चिप्स ले आए, तो उनका एक तो पहले बिछावन जो है वो लीटर आप लकड़ी का बुरादा इस समय ठंडक के मौसम में बिछाएं। खासतौर पर जैसे ग्रामीण अंचल में लोग मिट्टी में ही मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो लकड़ी बुरादा उनको गर्मी देता है, जिससे कि यदि आप उनको हीट से, जो ठंडक हमारी है, उनको हीट प्रदान करेंगे, ठंडक से बचा ले गए, तो उनकी मृत्यु दर निश्चित तौर पे कम हो जाएगी। तो उससे क्या, जो आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। और उसके लिए क्या है कि आप जब अपने चूजे फार्म पे ले आए, तो चौथे दिन से लेके 7वें दिन तक प्रतिजैविक दवा जब हम दे दें दूसरे तीसरे दिन, उसके बाद आप विटामिन वाइमेराल, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आता है, 60 ml मात्रा विटामिन ए की और 1 लीटर मात्रा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मिला के एक डेली जितना पानी के थ्रू उसमें डालते रहिए कि कब सभी में जितने भी बर्तन है, तो उनको विटामिन से अच्छा उनके अंदर बढ़िया चीजें पहुंचेंगी उनके शरीर के अंदर। और बीच में उनको जब 15 दिन के हो जाएं, तो कोई भी लीवर टॉनिक वगैरह जो आती है वो भी उनको डाल दीजिए, तो जिससे हमारा जो भी पक्षी होगा वो जितना अधिक कंजम्पशन करेगा फीड का, अच्छे से फीड खाएगा और सर्दी से वो बचा रहेगा, तो निश्चित तौर पर वो तेजी से बढ़ेगा। जो मांसल पक्षी हैं वो अपना वजन तेजी से बढ़ाएंगे और सर्दी के मौसम में लगभग 35 से 40 दिन में वो 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच पहुंच जाएंगे, तो आपका जो माल है वो आसानी के साथ आपको फायदा दे सकता है। जी बिल्कुल, लगातार यानी मान सकते हैं कि इसी वजह से जो मुर्गी पालन क्षेत्र है, कहा भी जाता है कम लागत में ज्यादा मुनाफा हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनको मिल सकता है। सावधानी आपको रखनी होगी और उसके साथ साथ आपकी जो आजीविका है या आमदनी है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो सकेगी। आगे भी हमारे जो विषय हैं इस पर आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं आज सर्दियों में पशु के रखाव और मुर्गियों के प्रबंधन को लेकर किस तरीके से बेहतर मुनाफा इनसे आप कमा सकते हैं। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, 2 सवाल है। एक तो ब्रुसेलोसिस का टीके का मतलब नाम क्या है वो बता दो सर, और एक ये है कि अपनी इच्छा के अनुसार क्या पशु को गर्मी में आना सकते हैं? जैसे गर्मी में दूध की डिमांड ज्यादा होती है, उसी के अनुसार वो ब्याए। जी बिल्कुल ब्रिजपाल जी, आप लगातार हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर संजीत जी, मैं चाहूंगा अपना पहला सवाल आप एक बार फिर से कर दें। जो ब्रुसेलोसिस का टीका लगता है उसका नाम क्या है सर? स्टोर पे क्या नाम लेके मिलता हो सर?
टीका आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब जो 4 महीने की कटड़ी को लगाया जाता है ना ब्रुसेलोसिस का। जी, ब्रुसेलोसिस के लिए जो किस तरह टीके का नाम क्या लिया जाता है? ब्रुसेलोसिस का जो टीका है एक्चुअली ये भारत सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें जो है एफएमडी और ब्रुसेलोसिस का पूरा कार्यक्रम है और हर पशु को जो है उसमें कानों में टैग भी दिए लगाया जा रहा है और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। ये टीका जो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स कंपनी का आता है और जो है ये गवर्नमेंट सप्लाई से ही हो रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, संपर्क शायद इनसे हमारा टूट चुका है। डॉक्टर हिमांशु, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर जब हम मुर्गी पालन क्षेत्र की बात करते हैं, कितना लाभ इसके ज़रिए हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकता है और ख़ासतौर से चूज़ों के लिए भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो एक समस्या बनी रहती है, जो कि अगर हम मृत्यु दर की जब बात करते हैं, क्या सिर्फ एक लापरवाही या रखरखाव क्या ही एक प्रमुख वजह इसको मान सकते हैं हम? तो निश्चित तौर पर हमारी मृत्यु दर बढ़ जाती है। जैसे कि हमें यदि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो हमने अच्छे से ना कर पाया, या वैक्सीनेशन हमने अपने जितने भी टीकाकरण है मुर्गियों के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी मांसल मुर्गी होती है उनके लिए टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए जी। तो 2 टीके होते हैं। एक तो आपका मैरेक्स बीमारी का टीका हैचरी से लग के आता है। 7वें दिन पर रानीखेत का लासोटा वैक्सीन होता है, वो 1-1 बूंद आंखों में डाल दिया जाता है जितनी मुर्गियां होती हैं। तो इसमें हमारे जो भी मुर्गी पालक हैं भाई, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मुर्गी छूटने ना पाए। दूसरी चीज, टीके की कोई भी बूंद जमीन पे ना गिरे। और तीसरी चीज, इस ढंग से उनको करें वैक्सीनेशन कि भीड़ भी इकट्ठी ना हो। तीनों चीज बचानी बहुत जरूरी है। यदि सावधानी पूर्वक आप करते हैं तो आपका बीमारी बचेगी और जो आपका मुर्गी पालन सफलता की तरफ जा सकता है। दूसरा, 15वें दिन पर गंबोरो बीमारी का आईडीबी वैक्सीन लगता है, वो भी मैं आंख में डालकर लगा देना चाहिए ब्रॉयलर मांसल मुर्गी में। जी। जो अंडे वाली मुर्गियां होती हैं उसमें हमें रानीखेत का लासोटा और गंबोरो तो लगाना ही है। इन्फेक्शियस खांसी बन जाती है, इन्फेक्शियस ब्रोंचाइटिस का टीकाकरण होता है, वो 4 सप्ताह और 14वें सप्ताह में रिपीट किया जाता है। और रानीखेत का लासोटा के अलावा रानीखेत का R2B वैक्सीन होता है जो कि उनके पंखों में लगाया जाता है, तो उसको हमें 8 सप्ताह और 18वें सप्ताह में लगा देना चाहिए। इसके अलावा अंडे वाले पक्षियों में अंडे फूटने लगते हैं तो उसके लिए EDB वैक्सीन होता है, एक ड्रॉप सिंड्रोम वैक्सीन, वो हमें 17वें 18वें सप्ताह में अवश्य लगा देना चाहिए। यदि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा कोई भी मुर्गी पालक फॉलो करता है तो उसके यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो निश्चित तौर पर बीमारियों से वाली मृत्यु दर कम हो जाती है। और साथ में आप अपनी जो फार्म की रखरखाव है या सफाई है, प्रॉपर सफाई करिए। जैसे कहीं पर लीटर गीला हो गया तो उस लीटर को तुरंत हमें हटा के सूखा बुरादा डाल देना चाहिए। या मान लीजिए कि लीटर जमने लगा, 15-20 दिन की हो गई हमारी पोल्ट्री, तो उसकी खोदी लगा देनी चाहिए। एक पच्चर सा आता है या लोहे का कोई चीज मिल जाए उसे खोद दीजिए, जिससे ढीला रहेगा तो वहां से बीमारियां नहीं पनपेंगी। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमारी मुर्गियों में जा सकती हैं, क्योंकि वायरस से फैलने वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो टीकाकरण करें, सावधानी बरतें, तो आपकी मृत्यु दर कम होगी और आपका फायदा बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ये पूर्ण सावधानी जो हमारे मुर्गी पालक हैं उनको अपनानी चाहिए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर। जी हीरालाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, हम जैसे गांव मुर्गी पालन करने के लिए गांव से कितना किलोमीटर दूर होना चाहिए? कितना जगह होना चाहिए आप जानना चाह रहे हैं? जैसे मुर्गी पालन कर रहे हैं सर जी, तो कितना किलोमीटर दूर होना चाहिए? हाँ, जी बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु में आ गया है, आप पूछना चाह रहे हैं कि मुर्गी पालन गांव से कितनी दूरी पर करना चाहिए। जी जी। तो इसके लिए आप अपने घर से कम यदि 500 मीटर की दूरी हो, वैसे तो देखा जाता है जितने बड़े बड़े शहर हैं उनमें लोग अपने घर के पीछे ही करने लगते हैं, पर 500 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। और जहां तक बात जगह की है, मैं जगह बता दूं, यदि आप कमर्शियल लेवल पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, कुछ उससे फायदा लेना चाहते हैं, तो कम से कम 1000 मुर्गियों के साथ, यदि आपके पास शेड नहीं है तो कोई शेड रेंट पे ले लीजिए, या आप कच्चा छप्पर डाल के उस तरीके का शेड तैयार कर लें और 1000 मुर्गियों से तो कम से कम शुरू करें। 1000 मुर्गियों से यदि आप मांसल मुर्गियों से मुर्गी पालन चालू करते हैं तो रनिंग कास्ट इसकी, शेड की कास्ट को छोड़ के 1,20,000 आती है, 120 रुपए प्रति चिक्स। और मुनाफा देखा जाए जो इस समय का चल रहा है, तकरीबन आपको 15 रुपए के आसपास एक चिक्स में बच जाएगा।
तो आपका मुनाफा काफी अच्छा इसमें आ सकता है। यदि आपको थोड़ा कम भी बचता है और मोर्टेलिटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि रिकमेंडेड मोर्टेलिटी जो होती है वो 2% होती है, 2% चिक्स जो आपको हैचरी से ज्यादा मिलते हैं, तो मृत्यु दर आप बचा लेते हैं तो आपका फायदा बढ़ सकता है। तो आपको जितनी स्थान की आवश्यकता प्रति मुर्गी 1 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता मानथल होती है। यदि 1000 मुर्गी पालनी तो 1000 वर्ग फुट हमें जगह होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये इस बात का देखिए ख्याल हमें रखना होगा, जो आवास है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहता है और किस तरीके से अगर आपके पास जो हम कह सकते हैं आय का स्रोत कम है, लेकिन वहाँ भी अगर आप चाहेंगे तो मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे भी हमारे इस विषय पर आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सर्दियों के मौसम में किस तरीके का रखरखाव आवश्यक है पशुओं के लिए, और खासतौर से मुर्गियों की देखभाल की अगर बात की जाए कैसे आपको करनी होगी, फार्म की देखभाल में प्रबंधन अपनाना बेहद ज़रूरी। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोनलाइन पर हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रही हैं? हेलो। हेलो जी उर्मिला जी, क्या जानना चाह रही हैं? हमारी जो भैंस है ना वो 1 महीने पहले ही वो ब्याई है और उसके ना थन टाइट हो रहे हैं। जी ये समस्या है डॉक्टर संजीत? जब दूध निकालते ना उसके थन टाइट हो रहे हैं। जी बेसिकली जो है अभी ये देखने की ज़रूरत है कि उसमें दूध में कोई बदलाव आया है कि नहीं, कोई उसके अंदर छिटकी आती है या कोई मवाद आता है, इस तरह की अगर कोई उसमें बदलाव है तो उसके लिए हमेशा ज़रूर कोई ना कोई हमें एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ेगा। सोजन के लिए देना है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी हमें ड्रग यूज़ करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल है, दूध बिल्कुल ठीक है और उसके अंदर कोई सोजन भी ज़्यादा नहीं है, उसके अगर जो टीथ कैनाल है जिससे जो दूध का रास्ता होता है अगर वो कम हो गया है, बारीक हो गया है, उसको निकालने में दिक्कत आ रही है तो उसमें बेसिकली ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई भी हर्बल क्रीम्स आती हैं काफ़ी मार्केट में, उनका उपयोग करके थोड़ा सा घी में मिला करके उसको यूज़ करें, जिससे कि और जो सर्दी में जो काफ़ी क्रैक टीथ्स होते हैं और उसमें अगर उपयोग करेंगे और मसाज करेंगे, धीरे धीरे मालिश करेंगे, थोड़ा सा अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है निमोसुलाइड या कोई भी सॉल्ट यूज़ करके उसको कम किया जा सकता है। और दूध में अगर कोई भी बदलाव है, जैसे कि अगर उसका पीएच बिगड़ गया है, थोड़ा खारापन है या उसके अंदर कोई छिटकी आ रही है, तो कोई भी विटामिन ए
प्लस में विटामिन सी, इसके साथ कई ऐसे सोडियम साइट्रेट के पाउडर्स आते हैं मार्केट में, उनका अगर सेवन किया जाए, उनको 4 से 5 दिन अगर उनको खिलाया जाए पशु को, तो वो दूध का जो पीएच है और प्लस में जो खारापन है उसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर संजीत, इसके साथ साथ क्या कोई और ऐसी रोग या बीमारी की संभावना रहती है इस मौसम में? इस मौसम में ज़्यादातर जैसे पशु ब्याता है तो पशु के ब्याने के टाइम पे कुछ पशुओं में पीछा दिखाने की शिकायत आती है, प्रोलैप्स जिसको हम बोलते हैं, यूट्रस जो है वो काफ़ी बाहर आ जाता है, और इसी रूप में अगर कोई पशु ब्याता है तो उसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मिलता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का अगर इलाज ना किया जाए प्रॉपर, अगर हमने 12 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उस पूरे जेर को अगर हमने बाहर ना निकाल करके कोई भी एंटीबायोटिक का अगर टैबलेट अंदर रख दी तो ठीक रहता है। अगर वो भी नहीं हम इलाज कराएं, इंट्रायूट्राइन कोई भी चीज़ हम ना यूज़ करें, तो वो मेट्राइटिस की तरफ उत्पन्न हो जाता है। मेट्राइटिस जैसे ही होगा, पहले उसमें पस जैसा लिक्विड आने लग जाएगा, थोड़ा सा वाइटिश होगा, इसके अलावा फिर वो डार्क कलर का दही जैसा एकदम जो है पस बन जाता है। उसके लिए 5 दिन 7 दिन जो है इंट्रायूट्राइन दवाई प्लस में एंटीबायोटिक हमें देना पड़ेगा। अगर इसका सही तरह से उपचार अगर नहीं कराते हैं तो आगे चल के वो पशु जो है ज्ञापन नहीं हो रुक पाता है और वो पायोमेट्रा में तब्दील हो जाता है। उसके हार्मोन्स में भी ऐसे चेंज हो जाते हैं, फिर हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, इंट्रायूट्राइन भी देना पड़ता है, एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। इसलिए खास तौर पे ध्यान दें कि जब भी कोई पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद एक तो मेट्राइटिस जो जेर पूरी प्रॉपर डाल दे, और थनों का ध्यान रखें, क्योंकि थनों में जो मेस्टाइटिस जो है, मेस्टाइटिस बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें 4 से 8 घंटे में जो बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो है दूध में बहुत बदलाव आ जाता है। अगर इसका हम शुरू में ही अगर संभाल लेते हैं तो उपचार भी आसान भी होता है और सस्ता भी पड़ता है। अगर जितना हम डिले करेंगे तो उतना ही इसका जो है उपचार करना भी मुश्किल हो जाता है। कईयों में तो अक्सर ऐसा होता है कि एक थन जो है मर जाता है, बिल्कुल दूध उसमें आना बंद हो जाता है। अगर सही समय पे उसका उपचार किया जाए तो इन जो मुश्किल से निजात पाया जा सकता है। समय रहते देखिए आपको उपचार कराना बेहद ज़रूरी है, इसलिए लगातार आप निगरानी भी करते रहें। लक्षण आपको अगर नज़र आते हैं तो तुरंत जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क ज़रूर करें। यहाँ डॉक्टर हिमांशु जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि कितना मुनाफा जो है मुर्गी पालन क्षेत्र के जरिए मिल सकता है, लेकिन जो मुर्गी फार्म की अगर हम बात करते हैं खासतौर से सर्दियों के मौसम में, या हमने देखा किस तरीके से कोरोना कालखंड में भी किस तरह की सावधानी अपनानी चाहिए हम लोगों को अगर मुर्गी फार्म की बात करते हैं तो? देखिए, निश्चित तौर पर जहां बात आपने करी कि कोरोना काल के दौरान भी, देखिए मुर्गी फार्म में पहले भी हमें जाने के पहले थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। जो भी वर्कर वहां काम कर रहे हों उनको अपने मुंह में कम से कम रुमाल तो बांधना ही चाहिए। और मुर्गी पालन में या कोई भी दूसरा व्यवसाय पशुपालन से संबंधित करते हैं तो एक व्यक्ति यदि जो भी काम कर रहे हैं वही व्यक्ति काम करें, दूसरे व्यक्ति नए व्यक्तियों का मुर्गी फार्म पे प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो वो बेहतर रहता है। दूसरा चीज है कि यदि प्रवेश करना जरूरी है, हमारे दर्शक वगैरह कभी आते हैं बाहर से विजिटर वगैरह, तो आप एक फुटबाथ सी बना लीजिए जिसमें कॉपर सल्फेट वगैरह का घोल वगैरह, जिससे उनके पैर वगैरह जो जूते उते पहन के जा रहे हैं उससे वो डूब के जाएंगे तो फिर अंदर जो इन्फेक्शन का चांस है, क्योंकि वायरल डिजीज ज्यादा आती है मुर्गी में, वो नहीं फैल पाएंगी। और दूसरा, इस मौसम में जो, क्योंकि ऐसे ठंडक के मौसम में मुर्गियों को आमतौर पर जुकाम वगैरह होता है तो उसका देखते रहे, थोड़ा सा कभी कभी एंटीबायोटिक होने के बाद देने की आवश्यकता पड़ती है। या मुर्गियों के पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस एक बीमारी आती है, तो उसको हमें कभी कभी उठा के मुर्गियों को देखते रहना चाहिए कि कहीं पेट हमारा पीछा नीला तो नहीं पड़ रहा मुर्गी का। ऐसी स्थिति आए तो घर में ही आप गुड़ इमली का घोल बनाकर या गुड़ का घोल ही दे देंगे तो आराम मिल जाएगी। और थोड़े प्रिकॉशंस जो हैं, जो सावधानी है, साफ सफाई बहुत रखें इस दौरान, क्योंकि साफ सफाई आपकी जहां भी कमजोर पड़ती है तो मुर्गियों की मृत्यु दर चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारी मुर्गियां बड़ी हो गई तब हम सावधानी न रखें। यानी ये प्रमुख बातें हैं, इनका ख्याल हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनको रखना होगा, और उनकी जो आमदनी है ना सिर्फ लगातार जारी रहेगी बल्कि उसमें इजाफा आगे भी होता रहेगा। फिलहाल डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर हिमांशु पांडे बता रहे थे हमें किस तरीके से मुर्गी पालन में प्रबंधन अपनाना आवश्यक है फार्म के लिए और किस तरह की देखभाल की आवश्यकता सर्दियों के मौसम में। यहाँ आपको बता दें एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हम मेरा गाय जो है वो पॉलिथीन पन्नीत जो होता है, पन्नीत ज्यादा खा गई है, उसके लिए क्या उपाय है? जी हाँ, मेरा गाय जो है पन्नीत ज्यादा खा गया, पन्नीत जो पॉलिथीन होता है कैरी बैग,
चलिए, जो गाय है उसने पॉलिथीन का सेवन ज़्यादा किया ये है। अक्सर देखा गया है, खास तौर पे जो गली में जो स्ट्रे कैटल है घूमती हैं गलियों में, उनके साथ भी ये काफ़ी समस्या होती है कि कोई जो खाने वाले जो है, खाने का कोई भी पॉलिथीन है या बैग है, खाने का पदार्थ उसमें होता है, उसको देख करके जो है गाय खा जाती है। पॉलिथीन जो है अगर तो वो गोबर के थ्रू निकल जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसमें हमें कई ऐसे मैग्नीशियम सल्फेट एक पाउडर होता है, इसके अलावा कई ऐसे डाइजेस्टिव पाउडर्स आते हैं मार्केट में, उनको अगर खिलाया जाए तो गैस वगैरह भी नहीं बनेगी और जो थोड़ा बहुत पॉलिथीन है वो आ सकता है। अगर पॉलिथीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि उससे उसको गैस बनने लग गई है और प्रॉपर उसका जो पाचन शक्ति बिगड़ गई है, खाने पीने पे भी फर्क पड़ रहा है, तो उसमें एक ऑपरेशन होता है रुमनॉटमी का, जिसमें जो बाएं तरफ का जो पेट का जो गैप होता है, पैरालंबर फोसा, उसके अंदर थोड़ा सा इंसिजन दे करके उस पॉलिथीन को निकाला जाता है। जी, वही एक तरीका है जिससे पॉलिथीन बाहर आ सकता है। और क्योंकि पॉलिथीन तो आपने देखा है कि ये अगर 10 साल 20 साल भी अगर जमीन में भी पड़ा रहे वो कभी गल नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इसका तरीका है रुमनॉटमी करा करके नजदीकी पशु चिकित्सालय से उसको निकलवा लीजिए, और जो उसमें हेल्दी जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का जो है उसको पशु को दिया जाएगा, ताकि जो है उसकी रिकवरी रेट काफ़ी फास्ट हो। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो आपका पशु है उसके स्वास्थ्य में और बेहतर सुधार होता रहेगा। ज़रूर यही कि सही समय पर जो जांच है अपने पशु की आप ज़रूर कराएं। साथ ही डॉक्टर संजीत, अगर हम बदलते मौसम की बात कर रहे हैं, सर्दियों की बात कर रहे हैं, और किस तरह की सावधानी पशुपालकों को यहाँ रखनी होगी? देखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो बाड़ा है उसमें अगर जैसे गीला नहीं रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए। पशु के दो पशु बांधने, उनके बीच में दूरी अच्छी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है पानी जो है थोड़ा गर्म या निवाया सा जो होता है, ल्यूक वार्म वाटर जो हम बोलते हैं, उस तरह का उसको सेवन करना चाहिए। एक्सरसाइज की भी पशु को जरूरत होती है, जैसी धूप है उसको चलाना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना जो है पशु का जो है बिल्कुल जकड़ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका सर्दियों में हमारे पशुपालकों को ख्याल रखना होगा। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संजीत आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आपने सर्दियों में किस तरीके से पशुओं का रखरखाव आपको करना होगा, और साथ ही डॉक्टर हिमांशु पांडे ने बताया कि मुर्गियों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। अब आइए आपको हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दे दें। हमारा अगला विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी और एक महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल हैं आपके वो इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएँ, जो समस्याएँ हैं आपकी उनका जल्द ही समाधान हो सके। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।